तक क्वेश्चन है वो ये है कि जो पहले के लोग थे, जैसे आपकी एज हो गई चाहे मेरी एज हो गई, अगर हम किसी के उस टाइम पे अगर किसी के रिलेशनशिप में आते हैं तो उस समय कंपटीशन नहीं था कि मतलब नौकरी ज़्यादा पानी है या जल्दी अपना करियर बिल्ड करना है। लेकिन जब आज के जो बच्चे रिलेशनशिप में आते हैं तो माँ को ये डर रहता है कि हमारे बच्चा रिलेशनशिप में आ गया, चाहे वो लड़की चक्कर में पड़ गया या वो लड़के चक्कर, लेकिन ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी आप जानते हैं कि अट्रैक्शन होता ही है। लेकिन आजकल के माँ को बहुत डर रहता है कि अगर ये अभी से कम उम्र में इन चीज़ों में पड़ गया तो इसका करियर ख़राब हो जाएगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ये बात सही है या मतलब होता ही है? मेरा ये मानना है कि समय के साथ चेंजेस आएंगे और समय के चेंजेस के साथ चलना चाहिए। अब हर पिता अपने बच्चे को यही चाहता है कि वो रिलेशनशिप में ना पड़े, हाँ ठीक है, लेकिन जिस उम्र में वो पिता रहा होगा उस समय वो खुद रिलेशनशिप के चक्कर में रहा होगा, रिलेशन नहीं रहा होगा तो लड़कियों के चक्कर में तो रहा होगा। बिल्कुल। तो ये दौर हमेशा चलता चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, चीज़ें एडवांस होती है, हर नई जनरेशन अपनी पुरानी जनरेशन से एडवांस होती है। जितना पढ़े लिखे आप हैं उतनी शायद आपकी पुरानी जनरेशन नहीं रही होगी, या जितना नॉलेज आज के टाइम पे आपको है उतना नॉलेज उनको नहीं रहा होगा उस समय पे, क्योंकि चीज़ें भी नई हो गई हैं, टेक्नोलॉजी नई आ गई हैं। तो हर जनरेशन अपनी पुरानी जनरेशन से एडवांस तो होती है। उस वजह से हो सकता है कि रिलेशनशिप में आने के टाइम में भी एडवांसमेंट है। पहले अगर कोई 20-25 साल में इस दौर में आता था, हो सकता है अब 17-18 साल में ही आ जाता हो, 13-14 में ही आ जाता हो। तो वो तो एक नेचुरल फिनोमिना है कि नहीं, तो टाइम के साथ चीज़ें आगे। आज के स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई लिखाई में है, अब अपने करियर पे फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, तो मतलब आपके जो थॉट्स हैं वो क्या है कि मतलब उनको ये रिलेशनशिप वगैरह में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कम ध्यान देना चाहिए, या अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? जैसे हम टीचर्स को भी सुनते हैं, वो कहते हैं यार अभी तुम्हारी एज है, करो, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि तुम उसी चीज़ में पढ़ के रह जाओ और तुम अपने करियर पे ध्यान ना दे। हाँ, ये भी आपने पूरी बात सही बोली कि आप बैलेंसिंग करना आना चाहिए, क्योंकि जो आप बोल रहे हो उस मैटर में पढ़ो मत, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द जब देखोगे तो आपकी लाइफ क्या होती है कि जो भी आपका एनवायरनमेंट है उससे आपकी लाइफ बनती है। अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ लोग सिर्फ पैसों की बातें करते हैं तो आप मनी माइंडेड हो जाओगे। अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ लोग सोशली बहुत बातें करते हैं, समाज के वेलफेयर की बातें करते हैं, सोशल अपलिफ्टमेंट की बातें करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, तो आप भी उस दौर में शामिल हो जाओगे। तो आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो उसका फ़र्क आपको पड़ता ही पड़ता है। अब आज के टाइम पे सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया इतना एक्टिव है, सब चीज़ें हैं, ऊपर से मूवीज़ वगैरह आप देखते हो। तो जब ऐसे इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो तो ये होगा कि आप रिलेशनशिप में आओगे या आपके आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि साथ में बड़े अगर कुछ कर सकते हैं, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, पेरेंट्स अगर कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि वो उसे डायरेक्शन दे सकें, क्योंकि उस फेज़ में तो वो आएगा इंसान। मान लिया आप, वही अभी हमने जो एग्जांपल लिया कि अगर कोई आप बहुत मनी माइंडेड लोगों के चक्कर में पड़ रहे हो, साथ में रह रहे हो, तो उनका असर भी आपकी लाइफ में आएगा, आप भी मनी माइंडेड हो जाओगे। लेकिन वहाँ पर आपको कोई डायरेक्शन देने वाला हो जाए कि ठीक है मनी अच्छा है, आप अर्न करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो करो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो अर्न करते 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 आपकी लाइफ ही पूरी उसमें घुस जाए और आप लाइफ में कुछ आपको बचे ना एंजॉय करने का। आप बाद में सोचो कि मैं जब 40-45 साल का हो जाऊँगा तब बहुत पैसा कमा लूँगा, तब एंजॉय करूँगा। किसे पता है आप 40-45 साल में क्या होंगे नहीं होंगे, और होंगे तो किस हेल्थ में होंगे। तो डायरेक्शन देना ये गार्जियन का काम है। ब्लॉक कर दोगे अगर एज अ गार्जियन आप बच्चों को बोलोगे कि नहीं रिलेशनशिप करना ही नहीं है, तो बच्चा आपसे दूर हो जाएगा, रिलेशनशिप से दूर नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेचुरल फिनोमिना है। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्ट साथ में जुड़ गए, तो ये होगा। लेकिन गार्जियन का काम या हमारे मीडियम से जो बात है ये हो सकती है कि उसे एक डायरेक्शन मिले और बैलेंसिंग करना है कि अपने कैसे टाइम को मैनेज करना है। अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो भी ज़रूरी नहीं है, कोई बच्चा रिलेशनशिप में नहीं है लेकिन वो खेल कूद में इतना बिजी हो गया, पढ़ाई को ध्यान नहीं दे रहा है, यारी दोस्ती में इतना बिजी हो गया कि वो बस अपने करियर पे फोकस ही नहीं है, वहीं ध्यान है उसका। तो हर चीज़ बैलेंस करना, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे गेम्स हो, चाहे आपकी स्टडीज़ हो या आपका कोई करियर हो, हर चीज़ को अगर बैलेंस करना आपको आ जाता है तो आप हर चीज़ में एक्सेल करते हो। नहीं, जैसे आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं ना, मतलब मेरे पे शिकायतें भी आई हैं काफ़ी इस बात को लेके कि जैसे आजकल के पेरेंट्स होते हैं वो परेशान रहते हैं बहुत इस बात से। वो कहते हैं यार हमारा जो बच्चा है हर समय फेसबुक में लगा रहता है, इंस्टा पे लगा रहता है, हर समय चैट में, आज इसके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं,
अब इसके फ्रेंड्स कितने हैं, कौन है, किससे बात चल रही है, अब ये इसके पेपर्स आ गए हैं और ये ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। तो इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर हम इनको मना करेंगे तो भी ये इनको नहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा कि अब यार हमसे बिल्कुल छीन लिया फ़ोन इन्होंने, या हमसे बिल्कुल कर लिया। और इनको अगर छूट दे देते हैं तब भी ये मतलब अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे और मतलब अपनी फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, अपनी करियर पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। तो कैसे मतलब माँ बाप कैसे इसको हैंडल करें और बच्चा उसको कैसे हैंडल करे? देखो, ये जो चीज़ आप कह रहे हो ना, इसका सबसे बड़ा रीज़न है एक डिफरेंस, जनरेशन गैप का डिफरेंस। जनरेशन उस समय जब पेरेंट्स की नहीं थी, अब मैं मानो आप हो या आपका कोई बड़ा भाई है, वो इस दौर से गुजरा है कि जब वो पढ़ाई कर रहा था, अभी 2-3 साल पहले अगर उसने कुछ पढ़ाई करी है तो उसके पास भी फ़ोन था, उसके पास भी सोशल मीडिया के सारे ऑप्शंस थे, उसके पास भी फेसबुक, इंस्टाग्राम सब था और यूज़ करता था। और वो यूज़ कर भी उसने अगर कुछ अच्छा किया है पढ़ाई में और आप भी यूज़ कर रहे हो, तो वो आपको ज़्यादा समझ सकता है। वो समझ सकता है कि अगर यार यूज़ नहीं करेगा तो भी ये डिप्रेस फील करेगा, और यूज़ करेगा और बहुत ज़्यादा इंडल इसमें हो गया तो फिर इसकी बाकी फील्ड डिस्टर्ब होंगे। वो इस बात को ज़्यादा समझ सकता है, लेकिन पेरेंट्स को ये समझ नहीं आएगा। वो उनको ये लगता है कि यूज़ करने की ज़रूरत ही क्या है। जैसे आप कह रहे हो पेरेंट्स की शिकायत आ जाती है, कई बार पेरेंट्स का ये मानना है कि ये यूज़ करने की बच्चों को ज़रूरत ही क्या है, अभी तो ये 12th में है, कॉलेज में, इतना ज़्यादा क्यों इसमें इन्वॉल्व हो गए, अभी तो इनकी पढ़ाई की उम्र है, ये है वो है। लेकिन वो इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि जब वो उस एज में थे तो उनके पास नहीं था सोशल मीडिया, उस समय नहीं था, उनके पास नहीं था मोबाइल। इस वजह से वो उस कंडीशन को नहीं समझ पा रहे हैं जो बच्चे की कंडीशन है। उनके हाथ में होता तो उन्होंने भी यूज़ किया होता, तो वो ज़्यादा अच्छे से उसे गाइड कर पाते कि यूज़ करते हुए भी कैसे बैलेंस करना है, कैसे अपनी लाइफ के बाकी फील्ड्स को भी इम्प्रूव करना है। तो अब वो नहीं था, तो अब उन्हें उस दौर को फील करना होगा, उस एज में रिलेट करना पड़ेगा खुद को कि कैसे ये सोशल मीडिया सब बच्चों को देखें, सब यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ उनका बच्चा यूज़ नहीं करेगा तो हो सकता है पेरेंट्स से भी हेटरेट हो जाए कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, बहुत रोका टोकी करते हैं। तो इसलिए जनरेशन गैप में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि वो जो टाइम के साथ चलें और जो टाइम की सारी सिचुएशंस हैं, जितनी टेक्नोलॉजी है या जो भी चीज़ें इस समय की जनरेशन के बच्चे कर रहे हैं, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और उसके बाद उन्हें डायरेक्शन दे कि ये ठीक है, तुम करो, ये तुम्हारे दौर का पार्ट है, लेकिन इतने इंडल्ज मत हो जाओ कि आज से 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद तुम्हें गिलानी हो, पछतावा हो कि हम इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि हमने अपनी लाइफ में बहुत गलत डिसीजंस ले लिए और बहुत पीछे रह गए कहीं। मतलब बच्चे को बिना उस पर प्रेशर डाले ये बात माँ बाप को समझानी पड़ेगी उनको। बच्चे के लेवल में पहले पेरेंट्स को खुद आना पड़ेगा। अच्छा, बच्चे की समझ तक खुद पहुंचना पड़ेगा कि बच्चे के लिए वो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी लाइफ का भी। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि रिलेशनशिप या मोबाइल बच्चे के होने ही नहीं चाहिए। अगर वो बच्चा उस चीज़ में इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा मोबाइल में एडिक्टेड है, तो आप एकदम से कोशिश करो उससे मोबाइल छीन लो, नहीं छीन सकते। वो आपसे नफरत करना शुरू कर देगा। और इनफैक्ट मोबाइल का यूज़ करना गलत भी नहीं है। अगर आप मोबाइल का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बच्चों से पीछे हो। अगर कोई बच्चा मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा, आजकल आप देखो सारे सब्जेक्ट्स आप कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्लास में भी समझ नहीं आ रहा है, यूट्यूब में देख लो, गूगल में आप सर्च कर लो किसी टॉपिक के बारे में, चैट जीपीटी से आप कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करवा लो। तो अगर आप नहीं कर रहे हो मोबाइल यूज़ तो इन सब चीज़ों में आप पीछे हो। लेकिन डायरेक्शन देना ये रोल हो जाता है गार्जियन का कि यूज़ करे, कैसे यूज़ करे, कितनी लिमिट में यूज़ करे और कैसे बैलेंस कर कर यूज़ करे और उससे उसका क्या फ़ायदा होगा। ये बच्चे को अगर वो समझाने में काबिल हो पाए तो ही बच्चा समझ पाएगा, अदरवाइज़ रोक टोक कर कर बच्चा हेट रेट में जा सकता है, या जब तक छोटा है तब तक तो मान लेगा। कई बार क्या होता है ना, बच्चे को छोटे से पेरेंट्स बड़ा दबा कर रखते हैं। अब छोटा बच्चा तो नहीं रिएक्ट कर सकता, नहीं अपने लिए विरोध में खड़ा हो सकता है, तो वो एट द एंड माँ बाप की बात मान लेता है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर वो विरोध वाली भावना तो आ जाती है, वो थोड़ा स्ट्रांग भी हो गया, मेंटली भी, फिजिकली भी। लेकिन पेरेंट्स अभी भी ये सोचते हैं कि अभी भी हम हमारे अकॉर्डिंग ही चले। इनफैक्ट इंडिया में शादी के टाइम तक ऐसा हो जाता है, बच्चा अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है, पेरेंट्स राजी नहीं है तो पेरेंट्स तब भी उसे फोर्स करते हैं कि नहीं, हमारी मर्जी, ये हमारे हिसाब से ही चले। जबकि ये तो एक बच्चे की अपनी चॉइस भी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। और समझदार पेरेंट्स को समझना होगा कि भाई बच्चे को भी ज़रूरत है, आप उसे एक्सेप्ट करो तो ही वो आपको एक्सेप्ट कर पाएगा। हाँ, आपको उसे कुछ डायरेक्शन देनी है तो वो प्यार से
खुद पहले उसकी जगह खड़े होकर उसके लेवल में सोचकर और एक्सेप्ट कर उसे कि वो जो कर रहा है वो अपने हिसाब से सही कर रहा है। हम पहले ही बंद कर देते हैं कि नहीं ये जो कर रहा है गलत ही कर रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि दुनिया में कोई इंसान अपने हिसाब से कभी गलत नहीं करता। मेरे हिसाब से हो सकता है आप जो कर रहे हो वो गलत हो, लेकिन आप जो कर रहे हो वो आपके हिसाब से बिल्कुल सही होगा, तभी आप कर रहे हो। बिल्कुल। अगर वो चीज़ आपके हिसाब से सही नहीं होती तो आप उस चीज़ को करते ही ना। तो इसलिए ये समझना होगा कि बच्चा जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है वही सही है। तो आप बच्चे के साथ हामी भरो, उसको फील कराओ कि हाँ वो सही है। उसे आप पहले ही बोल दो कि तू गलत है, तो आपने एक बैरियर कर दिया अपने और बच्चे के बीच में, डिमोटिवेट कर दिया उसको, बैरियर खड़ा कर दिया आपने अपने दोनों के बीच में। फिर वो आपको सुनेगा ही नहीं, वो आपकी बात मानने को रेडी नहीं होगा। आपको उसके लेवल में आके एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो सही है, अपने हिसाब से सही है तो सही है। फिर आपके हिसाब से सही नहीं हो रहा है तो आपको फिर आपस में उसको तरीके से बताना होगा कि क्या वो इम्प्रूव कर सकता है और ज़्यादा जिस चीज़ को वो कर रहा है उस चीज़ में। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं टाइम के साथ समझ आती है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना होगा। उसके लिए आप एकदम से नहीं बच्चे को टोक सकते। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी कि जैसे ये मुझे लगता है कि जैसे लोग कहते हैं कि किसी के साथ रिलेशनशिप में आने पे हमारा करियर इफेक्ट हो जाता है। जैसे मान लो हम अपने पीक टाइम पे किसी रिलेशनशिप में आ गए, हमने टाइम उसी को दिया, तो हो सकता है कि हमारा जो करियर का टाइम है वो ख़राब हो जाएगा। फिर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई पार्टनर ऐसा मिल जाए आपको जो आपका सपोर्ट करे, तो आप उसके सपोर्ट से आप मतलब उसको हासिल भी कर। जैसे हम 12th फेल देखी, हमने एक मूवी देखी, तो उसमें पार्टनर होता है तो उसका साथ देता है, बिल्कुल, तो वो उसको डिमोटिवेट नहीं करता, वो उसको आगे ले जाता है। बिल्कुल है। तो इस पे आपका मतलब क्या विचार है? मतलब आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादा चीज़ होती है या ज़्यादा चीज़ वो होती है जिसमें हम डाउनफॉल की तरफ जाते हैं? मुझे ये लगता है कि अगर आपकी लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप है तो आप लाइफ में हमेशा एक्सेल करोगे, हमेशा आप आगे की तरफ बढ़ोगे, इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ोगे। एक हेल्दी रिलेशनशिप अगर है, ऊपर से आपकी भी मैच्योरिटी होनी चाहिए, रिलेशनशिप में आने लायक आप हो भी या नहीं हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप रिलेशनशिप में आ तो गए एक्साइटमेंट में, उत्तेजना में, इमोशंस में, लेकिन आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है कि आपको रिलेशनशिप संभालना आता है या रिलेशनशिप के साथ साथ अपने बाकी काम संभालने आते हैं, चाहे स्टडीज़ हो, चाहे अपना जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। तो आपके अंदर पहली आपके अंदर वो मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप रिलेशनशिप लायक हो। दूसरा, आपका रिलेशन अगर हेल्दी है, हेल्दी यानी सपोर्टिव है, हेल्दी यानी ऐसा रिलेशन जिसमें कि आप अच्छा फील कर रहे हो, बात कर कर पीसफुल फील कर रहे हो, मिलकर पीसफुल फील कर रहे हो, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ा हुआ हो, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में पड़ा होगा तो आपको अफेक्ट करेगा। मान लीजिए जैसे आपने बात ही कही, आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, मान लो एक बच्चा है, वो अभी अपनी स्टडीज़ कर रहा है, कॉलेज में है या कॉलेज के बाद किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो किसी रिलेशनशिप में भी है। अब वो दिन के 10 घंटे पढ़ रहा है, 10 घंटे के बाद उसे रेस्ट चाहिए। अब वो ब्रेक में जिसके साथ रिलेशनशिप में है या जिसके लिए उसकी फीलिंग है उससे बात करता है, उससे वो आधा घंटा अगर बात करे, बैलेंसिंग जो पहला पार्ट है कि मैच्योरिटी हो कैसे करना है, आधा घंटा बात करें, और अब दूसरा पार्ट की हेल्दी रिलेशनशिप हो, आधा घंटा बात करके वो इतना अच्छा फील करेगा कि जितनी उसकी मेंटल टायर्डनेस होगी 10 घंटे की, वो सारी रिलीज हो जाएगी। अच्छा, है ना। देखो आप पढ़ाई के बीच में भी या आप जॉब से भी शाम को घर आ रहे हो और आपको बड़ा अच्छा से किसी ने ट्रीट कर दिया या आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी जिससे आपको बहुत अच्छा लगता हो, आपने चाहे कोई मूवी ही देख ली, कोई कॉमेडी नाइट शो देख लिया, ठीक है, आपको अच्छा फील हो गया, तो आपकी मेंटल टायर्डनेस बहुत हद तक दूर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो आप रिलेशनशिप की बात करें तो पहले खुद की मैच्योरिटी की, ऐसा ना हो कि 10 घंटे बात कर रहा है, आधा घंटा पढ़ाई कर रहा है, ये अपनी मैच्योरिटी है। दूसरा, हेल्दी रिलेशनशिप। पर इसमें एक चीज़ है ना, जैसे आपने एक बात कही कि मैच्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। मैच्योरिटी जब आपके अंदर आ जाएगी कि आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, पर इतना तो बच्चों को समझ में आता ही नहीं ना कि मैच्योर हूँ मैं या नहीं हूँ। तो अट्रैक्शन तो अट्रैक्शन है, हाँ, वो तो हो जाएगा किसी और में। अब उस टाइम इतना थोड़ी सोचता है कि ये लड़की मिलने कैसी है, इसका आदतें कैसी हैं, अब मैं रिलेशनशिप में आऊँगा तो मेरा करियर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, इतना नहीं सोचता वो। तो कैसे इसको हैंडल करेगा? देखो, गलतियाँ करके इंसान सीखता है ना, कोई बात नहीं। रिलेशनशिप, अब जैसे हमने पहले बात करी, पहले यही बात हो रही थी कि रिलेशनशिप में तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ऐसा आप नहीं रोक सकते। अगर जब इन्वायरमेंट, या तो आपका बिल्कुल इन्वायरमेंट ऐसा हो जैसे पहले हुआ करता था 90s के टाइम पे, मूवीज़ भी इस तरीके की होती थी कि इंसान रिलेशनशिप में एकदम से नहीं आता था,
और आता था तो बिल्कुल डेडिकेट हो जाता था। हाँ, पहले के टाइम पे। अब दूसरा दौर चल गया, एनवायरनमेंट दूसरा है, तो रिलेशनशिप में तो इंसान आएगा ही आएगा। अब आप कह रहे हो बात मैच्योरिटी की, मैच्योरिटी आती है सीख कर, टाइम के साथ, गलतियां कर कर। जैसे हम थॉमस एल्वा एडिशन की बात सुनते हैं कि उन्होंने 10,000 बार कोशिश करी तब जाकर बल्ब बनाया। तो कहते हैं एक बार जब वो 2-3 हज़ार बार ट्राई कर चुके थे और वो रोज़ सुबह जब अपने ऑफिस आते थे तो वो रोज़ सुबह बड़े एक्साइटमेंट के साथ अपने ऑफिस आते थे, रोज़ फिर काम में लग जाते थे। तो एक दिन एक आदमी ने उनसे पूछ लिया कि आप इतनी बार फेल हो चुके हो, इतनी बार आप बल्ब बनाने की कोशिश में नाकामयाब हो गए, हम आपके साथ लगे हुए हैं, हम थक गए और हम सोचते हैं कि छोड़ दें इसे। आपका उत्साह देखकर लगता है कि नहीं, शायद बन जाएगा। तो ऐसा क्या है कि इतने फेल होने के बाद भी आप इतने एक्साइटमेंट के साथ आते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि अगर बल्ब बनने में मैं 5,000 गलतियाँ कर सकता था तो उनमें से 3,000 मैं कर चुका हूँ, अब सिर्फ 2,000 है। और हर गलती से मैं सीखता हूँ कि क्या नहीं करना है। हाँ, कि 21 मैं भले ये नहीं सीख पाया कि क्या करना है, पर ये जरूर सीख गया कि क्या नहीं करना है। कि इस चीज से बल्ब नहीं बनेगा। हाँ। इस गलती से बल्ब नहीं बनेगा। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे, मेरा एक मानना और भी है कि जिंदगी में आप गलतियां करो। जिंदगी छोटी सी है, किसी और की टीचिंग्स आपको फर्क नहीं पड़ती। आप कितना, आपके पेरेंट्स आपको कितना इंस्ट्रक्शन दे दें, आपके एल्डर्स आपको कितना इंस्ट्रक्शन दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो आप जैसे रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, आपको 10 लोग आके बोले यार रिलेशनशिप में मत पढ़ मत पढ़ मत पढ़, आप रिलेशनशिप में आओगे और रिलेशनशिप में होंगे तो उनके बोलने से नहीं छोड़ोगे। लेकिन एक बार धोखा मिल जाए तो अगली बार आने से पहले फूक फूक के कदम रखोगे। तो इसलिए ज़िंदगी में गलतियाँ करनी चाहिए, एक ही ज़िंदगी है, जितना सीख सको सीखो। और गलतियाँ सबसे अच्छा सिखाती हैं, क्योंकि जब आप एक गलती एक बार करते हो तो आप अवेयर हो जाते हो अगली बार। हाँ, बस इतना ज़रूर करो कि एक ही गलती बार बार मत करो। गलतियाँ करो ज़िंदगी में और भरपूर करो, पर एक ही गलती बार बार मत करो। इससे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। अच्छा, ये बात कितनी सही है आपके अकॉर्डिंग? मैं किसी को सुन रहा था यूट्यूब पे, तो काफ़ी पहुँचे हुए हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, बट उन्होंने एक बात कही कि आप बताना ये बात कितनी सही है, आपको क्या लगता है इस बात में? उन्होंने कही कि जब कोई कम उम्र में एज में रिलेशनशिप में आता है ना, तो उनकी टेंडेंसी ये नहीं होती कि हम रिलेशनशिप में आगे चलेंगे या कोई होती है आगे कुछ करेंगे। उन्होंने बताया कि जो लड़कों की टेंडेंसी होती है वो केवल सिर्फ ये होती है कि मतलब वो बातें तो लड़कियों से बहुत अच्छी करते हैं, पर उनके माइंड में चल रहा होता है कि फिजिकल एक्टिविटी। ओके। अब उन्होंने कहा कि इसमें लड़कों की गलती नहीं है। अच्छा। ये उन्होंने भगवान ने बनाया उनको ऐसा है, ये वो बॉर्न ऐसे हुए हैं इस माइंडसेट से कि मतलब ऐसा भी नहीं कि इमोशन समझते नहीं है, समझते हैं, पर उसकी उनको समझने की जो उनकी इंटेंसिटी है वो उस लेवल की नहीं होती कि वो उस टाइम भावनाओं को समझ पाए। वो सिर्फ वो सोचते हैं कि मतलब इस टाइम मेरा जो है काम निकल जाए। तो क्या मानते हो इस बात का? मेरा इसमें मानना बिल्कुल अलग है। मेरा मानना यह है कि जब छोटी एज में कोई बच्चा रिलेशन में आता है, बच्चा ही बोलेंगे हम, छोटी एज मतलब एज पहले डिफाइन कर लेते हैं, 13-14 साल, मतलब 7th-8th क्लास से शुरू होकर के 11th-12th क्लास तक का या कॉलेज में जो पहला रिलेशन में आता है, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मोस्टली इस इंटेंशन से आता है, और खासकर लड़के बल्कि उस समय इस इंटेंशन से आते हैं कि मैं इससे ही शादी करूंगा। इतने तक की रिलेशन छोड़ो, उनकी नॉर्मल लाइकिंग भी होती है ना, क्रश भी होता है, वो उससे भी चाहते हैं कि इससे मैं बड़ा होकर शादी करूंगा, छोटी एज में। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तब उसका माइंड कनिंग होना शुरू होता है, और तब वो रिलेशनशिप 1-2 हैंडल भी कर चुका होता है, तब कई बार उसकी इंटेंशंस ये वाले बन जाते हैं जिसका आपने जिक्र किया, कि उसे लगता है यार रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है, इससे अच्छा किसी के साथ आप मिलो जुलो बात करो और आप एक फिजिकल टर्म बनाओ और बस एंजॉय करो लाइफ को। लेकिन स्टार्टिंग फेज में वो नहीं होता। नहीं, मतलब जो स्टार्टिंग फेज होता है रिलेशनशिप का, जो मेन मोटिव होता है, क्या वो फिजिकल होना ही होता है आपके अकॉर्डिंग? जो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है स्टार्टिंग में तो ये इंटेंशन। जैसे एज वही है 16, 17, 18 की एज, बिल्कुल भी स्टार्टिंग में ये इंटेंशन नहीं होता। अगर आप मोस्टली देखो, अगर आप इस इंटेंशन से ही आ रहे हो, कुछ लोग हो जाते हैं कि वो इस इंटेंशन से ही किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो उसके साथ रिलेशनशिप नहीं सोचते, उनके साथ वो सिर्फ यही इंटेंशन सोचते हैं उस एज में। ठीक है, एक एज के बाद हो जाता है, कई लोग मैंने जनरली देखे हैं कि उस एज के बाद, एक एज के बाद कई लोग ऐसे होते हैं कि वो रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि एक फिजिकल टर्म
क्योंकि उस टाइम शेयर जो करेंगे। एज होती है वो हार्मोन्स की वैसी होती है, नहीं, biological बट age भी वो होती हार्मोन्स के साथ साथ एक इमोशनल हार्मोन्स भी तो आ रहे हैं, और इतना इम्पैक्ट होता है मूवीज वगैरह का, सब चीज़ों का, और अपने इर्द गिर्द वो देखते हैं, उनकी वो फीलिंग उन्हें लगता है कि आई एम अ वन वुमेन मैन। आप कभी बात करना किसी ऐसे बच्चे से जो 16-17 साल का, 18 साल का हो, रिलेशनशिप में हो, तो वो एक ही इंटेंशन के साथ रिलेशनशिप में है कि मैं इसी से शादी करूँगा। है। उसका पहला रिलेशन वो होगा तो वो कहेगा मैं इसी से शादी करूँगा। तो मेरा मानना इसमें ये है। अच्छा, चलो ठीक है, वो तो अपने अपने मानना है, पर ये मेरे को आपसे जानना था इस बारे में। आपका क्या इसमें मत है? मेरा मत तो इसमें यही है कि मतलब मुझे लगता है, हाँ, जैसे मैंने उनको सुना तो मेरे को काफ़ी हद तक ये लगा कि हाँ, जब कोई खासकर लड़के जब किसी लड़के से रिलेशनशिप में आते हैं तो उस टाइम उनका जो विज़न होता है ना, वो कुछ नहीं होता इतना कि मैं इससे शादी करूँगा। मतलब आप बात कर रहे हो 16-17 साल के बच्चे की? हाँ, कि मैं इससे शादी करूँगा या मैं कुछ आगे कुछ मेरा फ्यूचर है, वो उस समय ये सोचते हैं कि मैं इससे बात करूँ और कैसे मतलब ये खुश हो जाए और मैं इसको ले जाऊँ और अपना मतलब मौज मस्ती जब आप का कोई पहला रिलेशनशिप रहा होगा, आपका जो पहला रिलेशनशिप था, तो क्या आप उस रिलेशन में मतलब डेडिकेटेड नहीं थे? रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, पहला रिलेशनशिप। नहीं, उस टाइम तो ये था ना कि मतलब पहले तो अच्छा लगता ही है। हाँ, हाँ, तो मतलब ये तो नहीं है कि मतलब ये सोचता था, बट एक टाइम के बाद होता ही यही है। एक टाइम के बाद, मैं वही कह रहा हूँ, वो बात की एज है जिसकी आप बात कर रहे हो, बात की एज है। शुरुआती जो एज होती है जब पहला रिलेशन इंसान का आता है, ये एक रिलेशन ब्रेक होने के बाद कई बार ऐसी इंटेंसिटीज होनी लग जाती है। बट स्टार्टिंग रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादातर लगता है कि बड़े डेडिकेशन से लोग आते हैं। नहीं, तो इसमें जैसे किसी ने कहा था, नाम तो नहीं लूँगा मैं, रिलेशनशिप का जो मेन मोटिव होता है, लोग आते क्यों हैं, क्या है उसका मेन मोटिव? देखो उस क्यों समय आते हैं? अपनी जो मतलब एक अपनी नीड होती है शायद। इमोशनल भी तो एक नीड होती है। हमेशा हर नीड सिर्फ फिजिकल नहीं होती ना, एक इमोशनल नीड भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई इंसान ऐसा लगता है, उसके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है। खासकर स्कूल से यही शुरू होता है ना, उससे बात करना भी आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ फिर आपका एक फ्रेंड जोन बनता है। फिर उस फ्रेंड जोन के बाद आप धीरे धीरे चाहते हो कि इसके साथ मैं और ज़्यादा बात करूं, उसके साथ बैठना शुरू करते हो। फिर धीरे धीरे आपके बीच एक टर्म बनती है। हाँ, फिजिकल टचेस भी होते हैं, हाथ टच हो गया या आपने हग कर लिया लाइटली, ये होता है। लेकिन आप बड़े अच्छा फील कर रहे होते हो और बहुत अच्छा उस समय आप इमोशनली फील कर रहे होते हो, बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग उस समय आप फील कर रहे होते हो। तो उस समय आपका इंटेंशन ये नहीं होता कि आप इसके साथ सेक्स करो। उस समय आपका इंटेंशन यही होता है कि मैं इसके साथ कितना लंबे से लंबा टाइम स्पेंड कर लूँ, कितनी बातें कर लूँ, कितना हम टाइम साथ में स्पेंड करें। तो इसमें फिजिकल पार्ट नहीं है ना। एग्री करता हूँ। ये जो फिजिकल वाला पार्ट है, ये उन लोगों के लिए होता है जिनके साथ ये फीलिंग्स नहीं हो रही होती है आपकी शुरू से। उनको आप देखते ही अलग नजरिए से हो, तो उनके साथ आप रिलेशनशिप नहीं सोचते। रिलेशनशिप आप पहले वाले लोगों के साथ सोचते हो, जिनके साथ बस आपको बहुत अच्छा लगता है बातें करना। ये तो है। अच्छा, रिलेशनशिप में जैसे आ जाते हैं तो उसके बाद ये सुनने को बहुत मिलता है कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, रिलेशनशिप आ गए, टाइम हो गया काफ़ी, शुरू के 6 महीने अच्छा चले, साल भर तक अच्छा चले या 1.5 साल तक मुझे अच्छा चले, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक टाइम के बाद जो होता है वो कॉम्प्लिकेशन शुरू आते हैं, शिकायतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या है मतलब इसकी जो मेन कारण है, मेन रीज़न आप क्या समझते हो इस बात का? देखो, इसका मेन रीज़न है कि दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल्स के साथ साथ दोनों साइकोलॉजिकली अलग अलग हैं। मेल्स अलग क्रिएचर हैं, फीमेल अलग क्रिएचर हैं ऑन द टर्म ऑफ साइकेट्री। ठीक है, मतलब दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है रिलेशनशिप से। दोनों रिलेशनशिप को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, अलग तरीके से मोटिवेट होते हैं। दोनों के लिए प्यार के मायने अलग अलग हैं। और ये जब दोनों के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, मैच नहीं करते। ऐसा नहीं है कि एक इंसान दूसरे से प्यार नहीं कर रहा है या डेडिकेशन किसी का कम है। दोनों के डेडिकेशन ज़्यादा हैं, लेकिन दोनों को ये लगता है कि मैं ही बस प्यार कर रहा हूँ, सामने से मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा है या वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। इसलिए कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अच्छा, इसको ना एक बुक है, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, उसमें बहुत अच्छे से जिक्र किया है जॉन ग्रे ने। उन्होंने पहले तो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बनाया कि मान लो मैन मार्स में थे, वुमेन वीनस में थी और दोनों अलग अलग तरीके से जीते थे। एक दिन मार्स के मैन ने वुमेन को देखा, उसके मन में बड़ी अच्छी फीलिंग आई,
फिर उसने अपने और साथियों को दिखाया, फिर वो वीनस में मिलने गए उनसे, फिर दोनों बाद में अर्थ में शिफ्ट हो गए। और जब शिफ्ट हुए तो शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दोनों के जीने के तरीके अलग अलग थे और दोनों समझते थे, दोनों उसकी वैल्यू करते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये हुआ कि अर्थ के माया में वो ऐसे घूमे कि भूल गए कि हमारे डिफरेंसेस अलग अलग थे, और फिर प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं हर सिचुएशन में, और एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, ना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम तो ऐसा करते हैं, ये ऐसा क्यों कर रही है। इस वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई। नहीं, इसमें ऐसा होता है ना कि जैसे कोई रिलेशनशिप में आया, उसका शुरू के फेज तो बहुत सही चलते हैं, शुरू में तो बड़ा प्यार दिखाएंगे, बड़ा प्यार से बात करेंगे, कोई किसी पे हक नहीं जताता कि तू ये मत कर, तू ऐसा मत कर, 6 महीने तक, साल भर तक ऐसे होता है। बट एक एज के बाद शिकायतें हो जाती हैं, तो मेरी बात नहीं मानते, खासकर लड़कियों को बहुत शिकायतें होती हैं, लड़कों की भी होती है कि भाई तू उससे क्यों बात कर रही है, तू ये क्यों कर रही है, ऐसे क्यों, मतलब इन्हीं चीज़ों को लेकर ज़्यादातर होता है कि तुम मुझे टाइम नहीं देती, तुम मुझे टाइम नहीं देता। तो ये चीज़ है। देखो, जो आप बातें कर रहे हो, आपने 2 बातें बोली। एक जो बाद वाला पार्ट बोला आपने शुरू में, मतलब हाँ, वो जो बाद वाला पार्ट आपने बोला कि ये शिकायतें होती हैं, जिन शिकायतों को आपने गिनाया, मैं उन शिकायतों की बात करता हूँ। उसके लिए तो बात पहले हम कर चुके हैं कि पहले आपको मैच्योर होना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए तैयार हो। ठीक है, हमने बात करी थी मैच्योर हो जाओ तो रिलेशनशिप का मेरा मतलब था एक मैच्योर, एक सक्सेसफुल रिलेशन। एक मैच्योर व्यक्ति ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप को, सक्सेस यानी लाइफ लॉन्ग रिलेशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, पहले तो। दूसरी बात आपने जो बोली कि पहले सही दौर चलता है, सब अच्छा चलता है, बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके 2 रीजंस हैं। एक तो शुरू में हम प्रिटेंड कुछ और करते हैं जो हम नहीं भी होते, यानी कोई चीज़ हमें पसंद नहीं भी है तो भी हम प्रिटेंड करते हैं कि हम कूल हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वी एक्सेप्ट यू। लेकिन बाद में कितने टाइम तक आप प्रिटेंड कर पाओगे? एक टाइम के बाद आपकी रियलिटी तो आएगी ना सामने। तो जब वो रियलिटी सामने आती है तो फिर आप रिएक्ट करना शुरू करते हो। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो एकदम से आप बोल देते हो, और हो सकता है सामने वाले को चीज़ पसंद थी लेकिन सामने वाले ने वो छोड़ी नहीं, क्योंकि शुरू में रिलेशन में 2 चीज़ें एक साथ चलती है। एक, आप सामने वाले को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हो, दूसरा आप सामने वाले के लिए अपनी आदतों को भी चेंज करने को रेडी होते हो। ये सब प्रिटेंशन है, ये रियलिटी नहीं है। ना कोई अपने को वास्तव में चेंज करता है, ना हम इजीली किसी को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने से अलग, मतलब लेकिन शुरू में हम प्रिटेंड करते हैं, तो बाद में जब प्रिटेंशन ख़त्म होता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो डिफरेंसेस हैं ना, जिनकी अभी मैं बात कर रहा था, आप बोलो तो हम उनका भी जिक्र कर सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, बताइए। लेकिन वो एक्सेप्टेंस बंद हो जाती है डिफरेंसेस की। शुरू में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाद में नहीं कर पाते। अब जैसे डिफरेंस की आप बात कर रहे हो, पहले डिफरेंस की अगर हम बात करें, जो प्रॉब्लम भी रिलेशनशिप में होती होगी, आपने अक्सर देखा होगा, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। शिकायत देखो क्या क्या है। लड़की की क्या शिकायत जनरली होती है कि ये मेरे साथ कंट्रीब्यूट नहीं करते, ये मेरा मतलब सपोर्ट नहीं करते, या हम मिल करके कुछ ऐसा नहीं करते। घर में अगर वाइफ है उसको ये ज़्यादातर शिकायत होती है कि ये घर के काम में मेरी हेल्प नहीं करते, ये छुटमुट। अब इसका रीज़न एक है। डिफरेंस क्या है कि जो गर्ल्स हैं उन्हें पसंद है कि सब मिल बांट कर काम करें, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि सब मिल बांट कर काम करें। अगर वो कुछ काम कर रही हैं तो उनका अगर कोई हेल्प कर दे उस काम में तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मेल्स का नेचर दूसरा है। मेल्स काम को अकेले करने में ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, उन्हें ज़्यादा अच्छा फील होता है कि कोई काम उन्होंने अकेला कर दिया। जैसे आप घर में देखो, अगर घर में कोई फीमेल कुकिंग कर रही है और उसके साथ 2-3 लोग मिलकर किचन में आते हैं, कहते हैं कि कुछ हेल्प चाहिए, हम साथ में कर लेते हैं, तो भले वो फॉर्मेलिटी के लिए मना करे लेकिन उसे अच्छा लगता है ये सुनना, और कोई साथ में हेल्प करे तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। और मेल्स दूसरी तरफ अगर वो कुछ काम कर रहे हैं घर में, कुछ अलग से किचन में कुकिंग कर रहे हैं, तो उन्हें कोई बोले कि हम कुछ हेल्प कर दें तो मना कर देंगे, नहीं मैं अपने आप करूँगा। और उन्हें हेल्प चाहिए होती है तो डायरेक्ट बोलते हैं। फीमेल्स के केस में क्या है, वो अपनी हेल्प के लिए बोलती नहीं है, वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि ये तो आपको खुद पता लग जाना चाहिए ना, आपको हर चीज़ बोलने की क्या ज़रूरत है, मुझे हर चीज़ आपसे बोलने की क्या ज़रूरत है कि आप मेरे लिए ये कर दो या वो कर दो। ये शिकायत होती है कि मतलब जो मैं चाहती हूँ बताना ये आपको पता चल जाना चाहिए, ये पता लग जाना चाहिए, ये आपको खुद समझना चाहिए। हर चीज़ बोली थोड़ी जाती है। फीमेल्स का ये एक थॉट प्रोसेस है, और इसमें कुछ गलत नहीं है, बस अलग अलग डिफरेंसेस हैं। इस बात को अगर दोनों समझ जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब हम इस पर डिस्कस करते हैं धीरे धीरे करके क्या क्या डिफरेंसेस हैं,
इसमें डिस्कस करते हैं। तो एक तो यह है कि उन्हें ये फील होता है कि हर चीज़ मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है, आप खुद बिन बोले भी तो कुछ कर सकते हो। क्योंकि लड़कियां भी ऐसा करती हैं, आप नहीं बोलते उन्हें कि मुझे खाना दे दो, कई बार वो आपके लिए खाना लगा लेंगे। आप नहीं बोलते कई बार मेरे कपड़े धो दो, वो खुद निकाल के आपके कपड़े धो देंगी। लेकिन मेल एक दूसरा उनका नेचर होता है, उनको कुछ जो काम कर रहे हैं वो अकेले ही करने पसंद हैं, और अगर उनसे वो कोई काम डिफ़िकल्ट लगते हैं उन्हें, या अकेले नहीं कर पाते हैं, या उनको हेल्प चाहिए होती है, तो डायरेक्ट हेल्प के लिए बोलते हैं कि भाई सब्जी मैं बना रहा हूँ लेकिन प्याज काट दो तुम, है ना। वो डायरेक्ट हेल्प के लिए बोलते हैं। वुमेन्स डायरेक्ट हेल्प के लिए नहीं बोलती, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि आप खुद आकर के बोलो कि मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ, मैं सब्जी काट देता हूँ, मैं प्याज काट देता हूँ, टमाटर काट देता हूँ। तो उसे जब ये रिस्पॉन्स नहीं मिलता आगे से कि मेरे बिन बोले ये कुछ क्यों नहीं समझ पा रहा है, कैसे दिख नहीं रहा है मैं अकेले इतने काम कर रही हूँ, कुछ हेल्प कर ले, तो उसे प्रॉब्लम शुरू होती है। उसे ये लगता है कि इसको मेरी चिंता नहीं है, मेरी केयर नहीं करता, या इसे दिखता ही नहीं मैं इसके लिए कितने डेडिकेटेड हूँ, ये मेरे लिए डेडिकेटेड नहीं है। जबकि ऐसा डेडिकेशन का कोई मैटर नहीं है, ये मैटर सिर्फ डिफरेंस का है कि दोनों डिफरेंट होते हैं। सेम मेल्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, मेल्स की क्या जनरली शिकायत होती है कि ये मुझे बहुत बात में यार टोका मत करो। क्यों? क्योंकि मेल्स को चाहिए कि उन्हें एक्सेप्ट किया जाए जो भी करे, और फीमेल्स को अगर बचना है तो इन चीज़ों से बचना चाहिए कि वो जो जब तक एडवाइस ना बोले ना, एडवाइस ना मांगे कोई मेल, तब तक फीमेल्स कोई एडवाइस ना करें। भले इसका भी रीज़न है, इसका भी रीज़न यही है कि दोनों के नेचर अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं? मेल जो है वो जनरली जो चीज़ सही होती है उसको सही मानता है, उसे इम्प्रूव करने की उसके कोई इंटेंशन नहीं होता कि उसे लगता है अगर कोई चीज़ सही है तो सही है, सही चल रही है, उसे और क्या उसमें करना है, उसे क्यों इम्प्रूव करो और ज़्यादा, जो अच्छा है उसे छोड़ो, जो खराब है उसे ही सही करो। लेकिन वुमेन्स का अलग नेचर होता है, वो क्या करती हैं कि जो चीज़ अच्छी भी होती हैं उन्हें भी इम्प्रूव करने का उनका इंटेंशन होता है। जैसे आप घर में ही देखो, घर में अगर आपका घर है, आपका इंटीरियर डेकोरेशन हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, अच्छा है, अब एज अ मेल आप फील कर रहे हो, आप घर में आए, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो आपको कभी ये ख्याल नहीं आता कि इसमें और भी कुछ अच्छा किया जाए, और कुछ इम्प्रूव कर दिया जाए। कभी नहीं आता ऐसा, नहीं ख्याल आता। लेकिन फीमेल्स को 1-2 साल के बाद फिर लगता है कि यार अब ना हम ये भी कर देते हैं, टीवी ये 42 इंचेस का था, आप 56 वाला ले आते हैं। मतलब वो चीज़ों को इम्प्रूव को भी और इम्प्रूव करना चाहते हैं। हाँ, वो हर चीज़ को, जो अपनी चीज़ उनकी होती हैं, अच्छे को भी और अच्छा ही करना चाहते हैं। और मेल सिर्फ जो चीज़ें खराब हैं उन्हें अच्छा करना चाहते हैं। मान लो आप गए और आपके घर में बिल्कुल स्विच बोर्ड टूटे फूटे हैं, आपकी लाइट का कुछ वायर्स का प्रॉब्लम है, तो आप सोचोगे कि यार इसे ठीक करता हूँ। लेकिन अगर स्विच बोर्ड सही है, चाहे पुराने ही हैं, आप कई बार सोचते हैं ठीक है, चल रहा है काम, क्या अच्छा तो है। लेकिन वुमेन्स को अगर पुराने स्विच बोर्ड देंगे, नहीं यार सब जगह नए लगे, तुम नए लगाओ ना, तो वो अच्छे को भी इम्प्रूव करेगी, मतलब जो चीज़ सही है उसे भी इम्प्रूव करती है। उनका वो नेचर होता है। और मेल्स सिर्फ जो खराब चीज़ें, आप इस बात को समझना, इसकी गहराई को समझना, मेल जो चीज़ खराब है उन्हें ही सही करना चाहते हैं। अब ये नॉर्मल बाहर की चीज़ों में तो चल जाता है, लेकिन रिलेशनशिप में जब ये आती है तो प्रॉब्लम होती है। कैसे प्रॉब्लम होती है? मेल्स क्या करते हैं, जो चीज़ खराब है उन्हीं को सही करते हैं, और जो चीज़ सही है उनको वो नहीं सही करते। फीमेल्स क्या करती हैं, जो चीज़ चाहे सही भी हो उसे भी वो और अच्छा बनाने की कोशिश करती है। और इसमें मेल्स ये भी तो कहते हैं कि शायद तुम कहीं देख के आई होंगी, किसी की नकल कर रही होगी। अभी हम रिलेशनशिप में आते हैं इसको, अभी हम इसमें रिलेशनशिप में आते हैं। चाहे कुछ भी, चाहे वो नकल ही कर रही है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की बात है ना। अब रिलेशनशिप में क्या हो रहा है कि वुमेन कह रही है आदमी को कि तुम जिम ज्वाइन कर लो, या तुम अगर वो फ्रेंड्स के साथ बात करके ये फ्रेंड ठीक नहीं है, इससे ज़्यादा बात मत किया करो, या फ्रेंड्स के साथ ही ज़्यादा टाइम देते हो, फैमिली में टाइम नहीं देते। ये होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसका मतलब है कि आपको वो और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाह रही है। और मेल की क्या इंटेंसिटी है कि अगर कोई चीज़ खराब है तभी इम्प्रूव करो, वरना मत करो। अब वो वुमेन के उस नेचर को नहीं समझ पाते, तो उन्हें वो डायरेक्ट पिंच करती है बात। उन्हें लगता है ये मुझे इम्प्रूव कर रही है या मुझे डायरेक्शन दे रही है, इसका मतलब इसको मेरे में खराबी नज़र आती है। तो इस वजह से वो इश्यूज शुरू होते हैं कि वुमेन तो अपना नॉर्मल नेचर की जो चीज़ अच्छी है उसे और भी अच्छा कर रही है, लेकिन मेल को ये फील होता है कि इसे मेरे अंदर फॉल्ट्स नज़र आते हैं, इसलिए ये बातें करती है ऐसे ठीक करने वाली। इसलिए इसका सोल्यूशन ये है, यहाँ पर वुमेन्स के लिए सोल्यूशन है कि वो जब तक एडवाइस ना मांगे सामने से,
कोशिश करें ना एडवाइस दे, अगर रिलेशनशिप अच्छा चलाना चाहते हैं। इससे मेल आपकी बहुत वैल्यू करेगा और आपको वाकई मानेगा कि आप उसके लिए डेडिकेटेड हो। एक तो ये डिफरेंस है, ठीक है। दूसरी अगर हम डिफरेंस की बात करें, दूसरा क्या होता है जब दोनों किसी प्रॉब्लम्स में होते हैं, अगर मेल को कोई प्रॉब्लम है या फीमेल को कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी दोनों के तरीके अलग अलग हैं। तरीके क्या अलग हैं कि वुमेन्स जब प्रॉब्लम में होती हैं तो वो अपनी बातें बहुत ज़्यादा शेयर करना चाहती हैं। उन्हें सेटिस्फेक्शन ही तब मिलता है जब वो अपनी बातें शेयर कर लें, जब तक बोल ना दे किसी से, जब तक वो बोल ना दें और बिल्कुल शिकायत मोड में ना बोलें। ऐसे नहीं वो जनरली बोल रही हैं, वो शिकायत करके और बिल्कुल खंगाल कर बात बोलती हैं। और उन्हें सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब वो बोलते हैं और उन्हें ये फील हो जाए कि सामने वाला मुझे समझ रहा है, सामने वाला समझ रहा है कि मेरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। यहाँ पर मेल्स क्या करते हैं और क्यों करते हैं, दोनों बात करते हैं। जब फीमेल अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है तो मेल उसे बोलते हैं, उसे या तो सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं कि अच्छा अगर ये प्रॉब्लम, बोले यार मेरे ना ऑफिस में बड़ा दिमाग ख़राब होता है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीके से काम नहीं करता, सब काम मुझे करना पड़ता है। अब वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही है और मेल क्या करता है, दो में से एक बातें करते हैं, या तो वो उसे सॉल्यूशन देना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन कैसा कि जैसे बोल दिया कि ये प्रॉब्लम आई कि भैया ऑफिस में ऐसी प्रॉब्लम है, मेल बोल देगा तो तुझे भी क्या आफत पड़ी है, तू भी काम मत करना, तू भी छोड़ दे, अपने आप करेंगे जिसका काम होगा। या फिर वो बोलेंगे यार इतनी छोटी बात है क्यों इशू बना रही है। इस तरीके की बातें मेल अक्सर कर लेते हैं। और वो जो ये वाली बात ही बोल रहे हैं कि छोटी बात है या इतनी बड़ी बात नहीं है, परेशान मत हो, खुश रहे, ये एक तरीके से वो सॉल्यूशन ही दे रहे हैं कि इसका अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो एटलीस्ट छोड़ दो, वो भी एक सॉल्यूशन ही है कि कुछ और सॉल्यूशन नहीं है तो छोड़ दो। अब वो मेल ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेल ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेल्स अपनी प्रॉब्लम मोस्टली शेयर करना पसंद नहीं करते। वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद अकेले सॉल्व करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो एक ही सिनेरियो में प्रॉब्लम शेयर करना पसंद करते हैं जब वो सच में किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाएं जब उन्हें सॉल्यूशन ना मिल रहा हो। और शेयर भी ऐसे इंसान से करना पसंद करते हैं जहां उन्हें लगता है कि कहीं मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी मेल अपनी प्रॉब्लम शेयर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे सॉल्यूशन चाहिए होता है। वुमेन इसलिए कर रही है क्योंकि वो ये चाहती है कि बस मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दूं, मेरा मन हल्का हो जाए और कोई सुन ले मेरी बात, कोई मेरी बात सुन ले। लेकिन मेल सुनते नहीं, सुनते यानी कि मेल सुन तो रहे होते हैं, कहते हैं बस यार तू बार-बार ये बात मत बोल। हाँ, लेकिन वो उसे फील हो रहा होता है फीमेल को कि ये मेरी बात समझ नहीं रहा है, इसलिए बोल रहा है कि मेरी बात छोटी है। तो यहाँ पर मेल्स को क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन की भी बात करें ना, जब भी फीमेल्स उनकी पार्टनर कोई प्रॉब्लम शेयर करें उनसे, तो पहले तो ये चीज़ें कभी ना बोलें कि छोटी छोटी बातों को इशू बना दिया या यार बार बार एक ही बात रिपीट कर रही है, जनरली मेल बोल देते हैं। हाँ, अगर वो अपने रिलेशन को अच्छा रखना चाहते हैं और अपने पार्टनर की वैल्यू करते हैं, उसको अच्छा फील कराना चाहते हैं, तो वो ये शब्द बोलने से बचें, बल्कि ये बोलें कि हाँ यार वाकई यार तेरे को तो इतनी प्रॉब्लम शेयर करनी, इतनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, इतनी सारी सिचुएशंस तेरे लिए डिफ़िकल्ट हैं। ऐसी बात बोलें ताकि उसे फील हो कि हाँ वाकई में कोई समझ रहा है कि मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। और कई बार वुमेन्स क्या होती हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम कोई और भी होगी, और सारी प्रॉब्लम और भी निकाल के रख देती है, उससे भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी उसे भी ब्लेम करना शुरू कर देगी। यहाँ पर मेल्स और चिढ़ जाते हैं। तो वो कोई बात नहीं, उस समय मेल्स को शांत होकर सुन लें, क्योंकि अगर वो सुन लेंगे ना, और अगर उन पे भी फॉल्ट आ रहा है तो वो भी सॉरी बोल देंगे, हाँ यार मेरी भी गलती हो गई। वहाँ पर हम आंसर देने लगते हैं कि अरे यार मेरा क्या इसमें फॉल्ट है, मैंने तो नहीं किया कुछ ऐसा वैसा। लेकिन वो यही कर रहे हैं कि अपने पे भी बोला जा रहा है, उसको भी कहते हैं सॉरी यार चल होगी, गलती हुई है मुझसे, मानता हूँ हाँ मेरी गलती थी। या वो अगर बाहर की कोई प्रॉब्लम शेयर कर रही है तो भी बोलें कि हाँ यार इतनी टफ तेरे लिए चीज़ें हैं, फिर भी तू हैंडल कर रही है। तो इस तरीके से अगर उसको फील कराएं कि हाँ जो प्रॉब्लम शेयर कर रही है वो वाकई में बड़ी प्रॉब्लम है, उन्हें भी फील हो रहा है कि वो बड़ी, चाहे उन्हें नहीं भी फील हो रहा है तो भी उन्हें फील करवा दो कि मतलब हाँ बड़ी प्रॉब्लम है। उससे एक तो उनका रिलेशन बहुत अच्छा बनेगा, बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि लड़की को लगेगा कि ये मुझे समझ रहा है, ये वाकई ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग टू मी। दूसरी चीज़, जब वो ये कर देगी और उसे ऐसा फील हो जाएगा मेरी प्रॉब्लम समझी गई, तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। अगर उसे ये नहीं फील हुआ और आप आंसर करने लगे या सॉल्यूशन देने लगे या उसकी बात को छोटा बोलने लगे कि छोटी बात है, तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो और ज़्यादा रिलेशनशिप आर्ग्यूमेंट में बनता चला जाएगा। तो मेल्स को यहाँ पर ये रोल करना चाहिए। मेल्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या है कि वो अकेले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
अच्छा। और अकेले सॉल्व करने के लिए कई बार क्या है वो कट ऑफ कर देते हैं, वो सबसे कट ऑफ कर देते हैं, वो बात करना पसंद नहीं करते, अकेले कमरे में चले जाएंगे, बाहर टहलने चले जाएंगे, या बिल्कुल आउट ऑफ सिनेरियो हो जाएंगे, कहीं दूर कहीं चले जाएंगे, अलग निकल जाएंगे, उस समय वो बात करना पसंद नहीं करते। और फीमेल्स को प्रॉब्लम हो तो शेयर करना पसंद, तो उन्हें लगता है कि ये भी मुझसे शेयर करे, इसलिए वो बार बार जाकर उससे बातें करना चाहती है। वो बातें करती है, मैन और इरिटेट होता है क्योंकि उस समय वो प्रॉब्लम में वो बात नहीं करना चाह रहा है। तो फिर इश्यूज शुरू हो जाते हैं, फिर वो इग्नोर करता है, या फिर तो वुमेन्स को लगता है कि ये तो मुझे इस लायक नहीं समझता कि मुझसे बात शेयर करे, या ये मुझे इग्नोर कर रहा है, ये बहुत प्रॉब्लम आती है। और फिर वो भी नाराज़ हो जाती है। तो उस समय वुमेन्स का रोल बन जाता है कि आपको इसके लिए नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको समझना चाहिए कि ये उनका प्रॉब्लम से डील करने का एक तरीका है, और उन्हें आराम से स्पेस दो उस समय जब वो अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं अकेले में। चाहे वुमेन्स उस समय कहीं और निकल जाएं, चाहे वो शॉपिंग में चले जाएं, जो अच्छा लगता है वो कर लें, लेकिन अगर वो स्पेस चाह रहा है अकेले नाराज़गी में या किसी भी प्रॉब्लम में, तो उस समय वुमेन्स को वो देना चाहिए। और मेल अगर वो अपनी प्रॉब्लम में थोड़ा टाइम बैठ जाएंगे, खुद से सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो फिर बहुत अच्छा इंस्टेंटली फील करते हैं और अच्छे से रिलेशनशिप में रहने लगते हैं दोबारा। बस वो जब गैप होता है बीच का, उस समय जो अगेंस्ट नेचर वाला फैक्ट है वो जब बीच में आ जाता है तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। नहीं, तो जो आप ये बातें बता रहे हो इसको लेके, तो ये दोनों पे लागू होती हैं। बिल्कुल। जैसे मतलब जो आपने बताई, ज़्यादातर जो मैंने आपको सुना अभी तक, ये मैरिड लोगों के लिए भी सेम है। बिल्कुल। और जो मतलब अनमैरिड जो कपल्स हैं उनके लिए भी सेम है। बिल्कुल सेम है। भले ऐसा होता है कि जो आप काफ़ी चीज़ें ऐसे होती हैं ना कि काफ़ी चीज़ें उनकी अलग होती हैं। उसके दो रीज़न है। एक तो मैं यही आपसे बात करने वाला था कि एक तो एक एज होती है जो कम एज में रिलेशनशिप में आ रहे होते हैं, उस समय क्या होता है काफ़ी मेल्स में भी एक फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक होती है, और बड़े होने तक भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, अगर एक मेल में फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा है तो वो फीमेल वाला कैरेक्टर ज़्यादा अपनाता है। लेकिन एक टाइम के बाद नॉर्मली एडल्ट्स में मेल्स में मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा आने लगती है, वुमेन्स में फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा आने लगती है। कम एज में कई बार उल्टा होता है, कम एज में उल्टा चलता है, मेल ज़्यादा लड़ता है प्रॉब्लम के लिए, वुमेन्स चुप, लड़कियां अलग हो जाती हैं। लेकिन एक टाइम के बाद मोस्टली 90% केसेस में अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक में दोनों रहते हैं और इसी तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, रिलेशनशिप में ये भी चीज़ें होती हैं कि ट्रस्ट ब्रेक बहुत होता है। जैसे कोई आपस में रिलेशनशिप में अच्छा चल रहा है उनका, पर साथ ही साथ होता है कि कोई किसी के कांटेक्ट में आ गया, वो पर्सन उसको ज़्यादा पसंद आ गया, साथ में रिलेशनशिप चला भी रहा है, साथ में है, बट उसके साथ भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। तो ये कब होता है? ये कौन सी, जब मतलब माइंड का ऐसे कौन सा वो होते हैं थॉट्स जो इनको डिफरेंट कर देते हैं आपस में? देखो, वैसे तो मेरा मानना ये है कि जो मेल हैं वो मोनोगेमी क्रिएचर नहीं है, पॉलीगेमी क्रिएचर है। जो ह्यूमंस हैं, आई मीन ह्यूमंस जो हैं मोनोगेमी क्रिएचर्स नहीं है, पॉलीगेमी क्रिएचर्स हैं। यानी जैसे नॉर्मल एनिमल्स होते हैं, वो ऐसा नहीं होता ना कि एक एनिमल ने एक से शादी कर ली, उसके साथ वो ज़िंदगी भर रहे, फिर वो किसी और के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखता। ऐसे ही ह्यूमंस का भी एक पॉलीगेमी ही नेचर है बेसिकली। लेकिन यह है कि सोसाइटी में जब हम बंध गए और सोसाइटी ने ये रूल बना दिए, सोसाइटियाँ भी बिखरी पड़ी हैं वैसे तो अलग अलग। किसी सोसाइटी में आप ये रह रहे हो, आप लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी मुस्लिम कंट्री में ही चले जाओ, वहाँ नॉर्मल रूल है, एक आदमी 4 लड़कियों से भी शादी कर लेता है। हाँ, जैसे वेस्ट इंडीज़ के कितने प्लेयर्स हैं, आप वेस्ट में चले जाओ, वहाँ पे कई बार ऐसा, कई जगह पर ऐसा हो जाता है कि आप अपने पार्टनर्स को कुछ टाइम के बाद अगर ठीक फील नहीं कर रहे हो तो इजीली उनसे ब्रेकअप करते हो, नए रिलेशन में आते हो और लाइफ चल रही होती है, बहुत अच्छे से चल रही होती है। लेकिन आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उस सोसाइटी ने आपको बांधा हुआ होता है। अब वो बांधा हुआ तो आपके माइंड को है ना, कि माइंड बता रहा है ये सही है, ये गलत है। और वो माइंड कई बार इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है, इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो इमोशंस को भी दबा देता है। अदरवाइज अगर माइंड कम पावरफुल है, वीक है या कुछ भी है, या उस मैटर में आप ज़्यादा उसको नहीं इम्पोर्टेंस देते, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना चाहते,
और आपको ये लगता है कि नहीं यार नॉर्मल है, होना यही चाहिए, ये हम जबरदस्ती सोसाइटी में बनना है इस वजह से ऐसा है, तो आप आने लगते हो कई रिलेशन में, मल्टीपल रिलेशंस में आने लगते हो। लेकिन सोसाइटी का इम्पैक्ट एक है जिसकी वजह से आप मोनोगेमी लाइफ जीते हो यहाँ पर। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ठीक है, आपको सोसाइटी के हिसाब से चलना भी पड़ता है, इसलिए बहुत अच्छा भी है कि आप माइंड को स्ट्रांग बनाओ। अदरवाइज अगर आप माइंड को, और देखो सारा खेल माइंड का ही है ना। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, थोड़ा सा अटपटा एग्जाम्पल लगेगा बट बड़ा फैक्टफुल एग्जाम्पल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात तो ठीक है। देखो बॉडी तो आपकी गर्लफ्रेंड की और आपकी मदर की भी फीमेल है, सेम, सिस्टर की और वाइफ की भी सेम है, लेकिन थॉट दोनों के लिए बहुत अलग अलग आते हैं। क्यों? माइंड का ही खेल है सारा खेल माइंड है। माइंड अलग नज़र से देख रहा है, गर्लफ्रेंड को अलग नज़र से देख रहा है, मदर को अलग नज़र से देख रहा है, वाइफ को अलग नज़र से देख रहा है, सिस्टर को अलग नज़र से देख रहा है। फिजिकली तो कोई डिफरेंस नहीं है ना बॉडी में, थर्ड कोई रास्ते में कोई चल रहा है उसे अलग नज़र से देख रहा है। और ये सब वीक माइंडेड पीपल्स के ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, जो ये रास्ते वाले बातें हैं। बट हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो ये मोनोगेमी या पॉलीगेमी वाला फीचर्स है इसमें माइंड स्ट्रांग और वीक है। हो सकता है आप समझते हो इस बात को कि आप पॉलीगेमिक क्रिएचर हो और फिर आप रिलेशनशिप में मल्टीपल रह रहे हो, तो इसमें आपका ऐसा नहीं है कि माइंड वीक है, आपकी समझ है तो है। लेकिन आपको साथ साथ ये भी समझ होती है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो या जिस लोगों के साथ रह रहे हो, क्योंकि अगर आप इस सोसाइटी में हो और आप शादी कर रहे हो या आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वो इंसान भी इसी सोसाइटी का है, उसके इमोशंस भी इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। चलेंगे, सही बात है। आप अगर मल्टीपल रिलेशनशिप में और वो इंसान को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो, तो वो भी रहेगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप भी नहीं। अगर आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग है, होता है एक सिनेरियो ऐसा भी होता है, कितने होते हैं, या तो आप अगर ऐसे क्रिएचर हो तो और इतने माइंड के स्ट्रांग भी अपने को फील करते हो और इंटेलिजेंट भी अपने को फील करते हो, समझदार भी फील करते हो कि हाँ ह्यूमन इज अ पॉलीगैमिक क्रिएचर, जानते हो। और ऐसे नहीं कि वीक माइंड की वजह से बात आपके लाइफ में चल रही है, तो फिर पार्टनर भी आप ऐसे ही ढूंढो और फिर वो भी जो एक्टिविटीज़ करे आप फिर उसको भी एक्सेप्ट करो। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है ना कि कोई लड़का या लड़की किसी गलत थॉट से ही किसी से बात कर रहा हो। हो सकता है आपके आपस में जो आपके तालमेल है, आपके जो थॉट्स है वो गलत हो रहे हो दूसरे के लिए, क्या पता वो फ्रेंड की उससे बात कर रहा हो। वो तो बहुत अलग पार्ट हो गया ना, वो तो लेकिन ज़्यादा होता है ऐसा कि अगर हम किसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो, जैसे मान लो मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ, कोई मेरी फीमेल पार्टनर, वो फीमेल मेरी दोस्त है, अब हो सकता है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरी वाइफ है वो मेरे को इतनी अच्छी तरह कोई एग्जांपल नहीं दे पाती है, चीज़ें नहीं समझा पाती जो मेरे फ्रेंड समझा जाता है, तो मेरा थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा ही उसी तरफ कि यार वो उसी तरह बात करूँ, मैं थोड़ा सा देखूँ कि यार मेरे को समझ नहीं आनी चीज़ें, वो मेरे को समझा दे। अब इस चीज़ से हो सकता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को या मेरी वाइफ को चिढ़ो, तो वो थॉट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें ना। इसके लिए हम पहली बात कर चुके हैं ना, आपको सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए मैच्योर होना पहली एलिजिबिलिटी है। नहीं वो तो है, ये इमेच्योरिटी वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी भी होती है ना, थोड़ी बहुत, चाहे थोड़ी बहुत मात्रा में ही हो, ओके हाँ, लेकिन होती है। अब इस चीज को लेकर कोई बड़े इशू ना बन जाए। इनसिक्योरिटी इज डिफरेंट थिंग, और ये समझ आपको जितनी ज्यादा लाइफ में हो ना, बुद्ध ने एक बात बोली कि संसार में सब दुखी हैं, 4 सूत्र दिए उन्होंने। फिर दूसरी बात उन्होंने ये भी बोली कि आप ये कर सको कि सबके दुख को जितना आप सॉल्व कर सको उतना अच्छा है। उन्होंने कोई आत्मा परमात्मा की बात नहीं करी, सीधा सीधा नॉर्मल लाइफ की बात करी। और लास्ट में उन्होंने इन सब के बाद एक बात कह दी कि सारे दुखों का कारण एक ही है, वो है अज्ञानता, यानी ना समझी। अज्ञानता मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि परमात्मा का ज्ञान, हर फील्ड में अलग अलग ज्ञान है। मान लो आप बिजनेस चला रहे हो और आपको बिजनेस चलाने का ज्ञान नहीं है कि कैसे बिजनेस को सही तरीके से ऑपरेट किया जाए, आपको दुख में पड़ जाओगे। आप जॉब कर रहे हो, जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हो उस फील्ड का आपको नॉलेज नहीं है, अज्ञानता है, आप बड़े दुख में पड़ जाओगे। आपको पूरी लाइफ ऐसी लगेगी कि यार कहाँ मैं फंस गया। और उसका जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर लो आपके लिए उतना सरल हो जाएगा लाइफ। रिलेशनशिप भी एक दौर है, उसके बारे में जितना जान लो, जितना सीखो। इसलिए मैं आपको बुक का रेफरेंस दिया। मैं तो ये कहता हूँ आप जिस भी आपके लाइफ के फेज में हो, उन चीज़ों के बारे में जितना पढ़ो, जितना जानो, उतना आपके लिए वो चीज़ें ईजी हो जाएंगी और सक्सेसफुल हो जाएंगी। पर हाँ, जानना आपको किन से है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोगों से जानो जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उन लोगों को पढ़ो जो उस फील्ड में कुछ कर चुके हैं। जो एक्सपर्ट नहीं है उनसे तो फिर हाँ, देखो इंडिया में तो एडवाइस देने को आप वो मैं कई बार एक बात कहता हूँ कि अगर आप किसी बिल्कुल
पीस कॉन्फ्रेंस कहीं कर रहे हो और उस पीस कॉन्फ्रेंस में आप किसी आतंकवादी को न्योता दे दो कि आपने भी आकर यहाँ पर पीस पर कोई स्पीच देनी है, वो भी इतनी अच्छी स्पीच दे देगा कि मंत्रमुग्ध कर सकता है लोगों को। तो बोलने को तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन हमें किसे ग्रहण करना है, किसे इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में अपनी, वो हमारा एक विज़न होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच अमित जी। मुझे लगता है कि हमने सारे टॉपिक्स को छुआ जितने इस चीज़ में पार्ट्स आते हैं हमने मोस्टली शायद छू दिया होगा हर पार्ट को। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपसे इस बार पार्ट तो काफ़ी पेंडिंग है, बट मुझे लगता है एक टाइम लिमिट अभी है। हाँ, टाइम फिर लिमिट दोबारा इसमें मिलेंगे, फिर दोबारा कोई बात होगी तो। और अगर बिल्कुल आपकी तरफ से और भी कुछ फीडबैक्स आते हैं या इसमें और ज़्यादा डिस्कशंस आप चाहते हैं कि कैसे रिलेशनशिप में वो डिफरेंसेस हैं, कैसे रोल होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने उसका बहुत छोटा पार्ट छुआ है। मतलब मैं ये कहूँगा जो ये डिफरेंसेस हैं इनका सॉल्यूशन है, इसका हमने अभी सिर्फ 10-15% पार्ट कवर किया है आज के इस टॉपिक में। लेकिन अगर इसमें आगे हमें टाइम मिलेगा और इसमें कुछ अच्छे फीडबैक्स आपके आते हैं या क्वेरीज आती हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम पे उन पर भी डिस्कशन करना प्रेफर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर